हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया हो। गर्मी है, बढ़िया तो रहेंगे ही। ठीक, अब देखिए स्टार्ट आज किया जाएगा क्रोमोसोम। ठीक, जिस पे सारी चीज़ें हम जेनेटिक सारा इस पे डिपेंड है। ठीक है, किसके अंदर कितना क्रोमोसोम है वो सारी चीज़ें देखे जाएंगी। ठीक, पहले देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक, क्रोमोसोम होता क्या, देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे। क्रोमोसोम, यही है ना। देखिए यही तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या होता है? कलर। ठीक, और सोमा मतलब बॉडी, यानी बॉडी कैसी कलर होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, क्रोमोसोम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को देखिए क्या दिया। क्रोमेटीन पदार्थ जो केंद्रक की अंतरा अवस्था इंटरफेज में पाया जाता है। ठीक, जाता है तथा विभाजन के समय छोटे व पतले धागे में संग्रहित होकर गुणसूत्र कहलाता है। ठीक, ये कहने का मतलब एक धागे नुमा संरचना होती है। एक धागे नुमा संरचना होती है, जब सेल डिवीजन होता है तब यही भाग लेता है। अब क्रोमोसोम का यहाँ से हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये पहला ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। इधर थोड़ा सा यानी पचका हुआ है, यहाँ से पचका हुआ है। अब स्टार्ट से देखा जाएगा। ठीक, ये आपका पचका हुआ भाग है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ख़राब बन रहा है, मगर आप केवल समझिएगा। ठीक, आपके समझने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। ठीक, ये टीलोमियर होते हैं। और ये जो है, और यहाँ जहाँ जहाँ ये पिचका हुआ भाग है, एक हमारा यहाँ पिच का भाग है, एक हमारा यहाँ पिच का भाग है। ये जो है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। क्या? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक, कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, यहाँ लिख दिए प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये जो चीज़ होता है इसके बीच से ऐसे आया हुआ होता है। ठीक है, ऐसे आया हुआ होता है, यहाँ पूरा होता है और इसके अंदर यहाँ घुस जाता है। ठीक, यहाँ से ऐसे घुस के यहाँ घुस के यहाँ घुस के, देखिए ये होता है। तो ये जो पार्ट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये सैटेलाइट होता है। जैसे सैटेलाइट आपके फोन से क्या होता है, कनेक्ट रहता है ना, ये सैटेलाइट वाला पार्ट होता है। ठीक, और इसी के अंदर ये जो होता है ये न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, ये आपका न्यूक्लियोलस बोलता है। ठीक, न्यूक्लियोलस बोलता है। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, और ये जो था ऐसे बना कर आया था, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही क्रोमेटोमा यानी क्रोमेटोनीमा बोलते हैं। ठीक, क्रोमैनीमेटा। ठीक, क्रोमैनीमेटा बोलते हैं इसे, यानी हम क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होता है। ये था पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, एक ओवरव्यू है। ठीक, अब इसे हम पढ़ते हैं। यही हमारा सेल डिवीजन के टाइम यही हमारा डिवाइड होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से डिवाइड होता है तो क्या करता है? गुणसूत्र, यानी पहला गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वेल्डर नामक वैज्ञानिक 1828 में किया था। ठीक, तो गुणसूत्र की प्रतिपादन यानी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये वेल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी 1888 में किया था। ठीक, अब आते हैं ये वाला पॉइंट। सटन तथा बाबेरी नामक वैज्ञानिक, सटन और बाबेरी दो वैज्ञानिक हैं, 1902 में इन्होंने सिद्ध किया था गुणसूत्र अनुवांशिकी आधार माना जाता है। ठीक, इन्होंने सिद्ध किया था कि यानी ये अनुवांशिकी आधार होता है। ठीक है, का अनुवांशिकी आधार कौन? सटन और बाबेरी 1902 में सिद्ध किया था गुणसूत्र की अनुवांशिक माना जाता है। यानी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है। ये तो एकदम सही है, अभी बताए जाएंगे। देखो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर व भुजाएं होती हैं। अभी क्या बताए हैं? सेंट्रोमियर बताएं कि नहीं? सेंट्रोमियर और भुजाएं सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। वही आपसे यहाँ से बोला है ये वाला पॉइंट। और क्या पूछा? एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान होती है।
यह काय की कोशिकाओं को द्विगुणित, यदि द्विगुणित रहे तो क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड, यानी 2n, तथा एक गुणित के अगुणी, यानी जिसे क्या होता है हप्लॉयड सेल बोलते हैं। ठीक, ये क्रोमोसोम है। ठीक, अब इसमें हम देखिए यहाँ से अब किसमें कितना क्रोमोसोम पाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला दिया है रिंग वर्म, जिसे हम गोल क्रीम बोलते हैं, इसमें 2 होता है। ठीक, 2 होता है। ठीक, अब यहाँ से देखो करिए मॉस्क्यूटो में हमारा 6 होता है। पी यानी पाइसम सटाइवम, यानी आपसे बोल सकता है पाइसम सटाइवम, इसमें आपका 14 होता है। प्याज में जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है 16 होता है, और हमारा मैज में 20 होता है, और राइज में 24 होता है। आप ये याद करिएगा। ठीक, और यानी मेढक में 26 होता है, ये आप याद करिएगा। सनफ्लावर में 34 होता है। ठीक, चूहा में 46 होता है, ये याद करिएगा, और ये याद करिए मनुष्य में तो 46 होता ही है। पोटैटो जो है इसमें 48 होता है। डॉग जो होता है 78 होता है। पीजन की बात, कबूतर की बात की जाए तो इसमें 80 होता है। ठीक, गोल्ड फिश में 100 होता है, और अमीबा में हमारा लगभग 250 होता है। ये हमारा क्रोमोसोम, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, ये आपका एक चार्ट पेपर है। ठीक, चार्ट पेपर हो गया। अब क्या पूछा है, यानी हेप्लोपेपस और ग्रेन्युलिस, ये आपका पादप कोशिका में सबसे कम गुणसूत्र होने वाला ये है। इसमें कितना पाया जाता है, केवल 4 गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि जंतु में सबसे कम केवल 2 में, कौन सा, एफिरियोकैटस ऑफ द पूरिलिस, यानी पूरिलिस में क्या होता है, केवल 2 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, और यदि सबसे अधिक की बात की जाती है, ये कम के लिए है। ठीक है, ये आपका कम के लिए है, और ये आपका अधिक के लिए है। ठीक, अधिक के लिए सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, ओफियोग्लोमस और रेटिकुलम, जैसे क्या होता है एंड, यानी क्या होता है एड्स टैंक्स बोलते हैं फन, यानी लगभग 1262, यानी 1262 में यानी 62 पाया जाता है। और हमारा ओलोकेंथ जो एक प्रोटिस्टा है लगभग 1600 पाया जाता है। ये क्रोमोसोम, ये अधिक के लिए, ये यानी सॉरी ये कम के लिए, ये अधिक के लिए है। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेल डिवीजन। ये था बाबू को टोटल क्रोमोसोम। ठीक, अब यहाँ से छोटा ये क्रोमोसोम यानी सेल डिवीजन से जाने से पहले यदि आपसे पूछ लेगा कि यानी क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं, देखिए ये, अब देखिए कितने तरह के होते हैं। एक होता है हमारा मेटासेंट्रिक। ठीक, इसमें जो ये वाला पार्ट है मिडिल में रहे, पूरा मिडिल में रहे तो क्या करेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। और यही चीज़ थोड़ा सा हट के सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ठीक, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, यानी थोड़ा सा ये वाला एक हिस्सा आर में बड़ा रहा है, एक आर में छोटा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ठीक, अब हमारा एक आता है एक्रोसेंट्रिक। कौन सा, एक्रोसेंट्रिक। ठीक, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, देखिए एक्रोसेंट्रिक में आपका सबसे लास्ट में, यानी पूरा लगभग यहाँ से छोटा सा रहे और ये वाला पार्ट पूरा बड़ा रहे, तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। अब टीलोसेंट्रिक क्या होता है, ये टीलोसेंट्रिक आप सेंट्रिक आगे लिख दीजिएगा। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें ये पूरा बड़ा होता है, एक साइड में पूरा विलुप्त होता है। ठीक, ये पूरा विलुप्त होता है। और हमारा एक होता है एसेंट्रिक, यानी इसमें ये जो वाला पार्ट होता है इसमें होता ही नहीं, केवल ऐसे रहता है। ठीक, ये था आपका पार्ट। अभी क्या पढ़े, मानव कोशिका में 46 होता है, ये आपकी मेल हो गया एक, और ये आपका एक फीमेल हो गया। ठीक, इसमें 23 क्रोमोसोम इससे आता है, 23 क्रोमोसोम इससे आता है, इनमें 46 होता है, 46 इसमें, 46 इसमें। ठीक है, तो इनमें जो हम आते हैं 23 इसमें से आते हैं, 23 इसमें आते हैं, तो हमारा 46 जो बेबी पैदा होता है उसमें 46 इतना गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम बता दिए। अब इसमें हम सेल डिवीजन पे स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन यानी अब बताइए क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी एक सेल दूसरा सेल बनाने के लिए क्या सेल डिवीजन चाहिए, तो चाहिए ही ना। तो सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन, जैसे वृद्धि के समय कोशिका विभाजन जीवन का एक लक्षण है। यानी अब देखिए करिए, आपको पैसा चाहिए 1000, तो 2000, 3000, 4000, तो बताइए तो हम ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह से सेल को ग्रोथ करने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत होती है उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। देखो, वृद्धि के समय कोशिका विभाजन जीवन का एक लक्षण है।
बताइए, यानी एक आप पेरेंट हुई, आपका पेरेंट है, आप नहीं पैदा होंगे, पेरेंट से दूसरा आप स्प्रिंग पैदा होता है, तभी तो जनसंख्या बढ़ती है। तो यानी वो सेल डिवीजन होगा तभी तो पॉसिबल है, सेल डिवीजन कंपलसरी होना चाहिए। अब क्या पूछा, जैसे चोट यहाँ से लग गई, आपको यहाँ से चोट लग गई, तो बताइए ये ग्रोथ, यदि ग्रोथ नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो भरेगा कैसे, भरेगा ही नहीं। तो यानी सेल डिवीजन भी होना जरूरी है। अब वो देखिए, कोशिका विभाजन मुख्यतः ए माइटोसिस जिसे असूत्री विभाजन, और हमारा समसूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस बोलते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस बोलते हैं। इतने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला यानी कोशिका के विभाजन के 3 पद होते हैं। एक हमारा होता है रिप्लिकेशन ऑफ जीनोम, पहले जीनोम का रिप्लिकेशन, यानी कोई चीज़ बनने से पहले क्या करता है, एक है तो यानी 2 में कन्वर्ट करेगा, तभी तो रिप्लिकेट होगा। तो यानी ये तुम्हें होना चाहिए। जैसे अरे बाबू घर है, छोटा सा एक घर यहाँ बनाते हैं, ये आपका घर बना देते हैं यहाँ से। बताइए, अब इसे यदि आपको यानी सेल विभाजन करना है तो रिप्लिकेशन ऑफ जीनोम, तो इससे बताओ क्या होता है, ये आपके पास यहाँ पर एक दरवाज़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम तोड़ेंगे, एक दरवाज़ा यहाँ लगाएंगे, एक खिड़की यहाँ लगाएंगे, एक खिड़की यहाँ लगाएंगे। तकत है तो तकत 1-2 करना पड़ेगा, एक तकत यहाँ पर, एक तकत है। तो बताइए क्या होता है, इससे करने से पहले तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि कर दिए, लो भाई ख़त्म, जाओ तुम अपना, हम तो अपना। तो बताइए, यानी तैयारी करना पड़ेगा। तो यानी जीनोम यानी रिप्लिकेशन ऑफ जीनोम डबल होगा कि नहीं, तो यानी रिप्लिकेशन के ही द्वारा जीनोम डबल होता है। अब आते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जब हमारा किसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे ये सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ऐसे, एक न्यूक्लियस ये आपका, एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस बनेगा, तो ये बीच से जो डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस 2 हो रहा था, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, अब ये सेल का यानी कैरियोकाइनेसिस, अंदर का यानी जो न्यूक्लियस है ये पूरे तरह से केंद्रक है, जो डिवाइड हो गया, तो हम सेल का डिवीजन करेंगे। एक सेल इधर से चला गया, एक सेल इधर से चला गया। ठीक, आपका न्यूक्लियस इसमें चला गया, एक यानी न्यूक्लियस इसमें चला गया, सेल ऑर्गेनेल भी होता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में, ये जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो साइटोप्लाज्म में जब होगा डिवाइड तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक, समझ में आए कि नहीं। तो इसी को हमें अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से, डिटेल से। चलिए, इसे हम ये माइटोसिस हम आपको बता देते हैं। ये माइटोसिस बताने से पहले हम यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ होती है, किसमें क्या क्या सी चीज़ होती है। ठीक, ये माइटोसिस हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद माइटोसिस एकदम अच्छे से और VIP से पढ़ा जाएगा। ठीक, डिफिनेशन अब इसमें देखिए क्या दिया, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है, सभी क्या होता है, यह सभी केंद्रक विभाजन है, यानी सभी केंद्रक विभाजन जो तुर्क के निर्माण तथा गुणसूत्रों के मान्य उपस्थित के बिना संपन्न हो जाती। असाइटोसिस यानी एमाइटोसिस, कोई भी इसमें यानी जरूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक, सर्वप्रथम मुर्गी के भ्रूण में, मुर्गी जो खाते हैं मुर्गी, उसी के भ्रूण में आरबीसी में रॉबर रीमैक नामक वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा था, कौन, ओमाइटोसिस देखे थे। ठीक, ये आदि यानी प्रिमिटिव प्रकार का विभाजन है, यानी बहुत पुराना विभाजन है। ठीक है, ये पुराना माना जाता है। अब इसमें कहाँ कहाँ पर होता है, यह प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ, ईस्ट हो गया, स्तनधारी की गर्भ झिल्लियों यानी फीटस मेम्ब्रेन तथा डीजेनरेटिव पुराने ऊतकों में पाया जाता है, जो बहुत पुराने, इन सब में ये एमाइटोसिस पाया जाता है। ठीक, एमाइटोसिस हो गया, मतलब इसमें सूत्री विभाजन ज़्यादा, मतलब क्या होता है, नहीं सूत्री मतलब क्या होता है, विभाजन ही ज़्यादा नहीं होता है, इन सब लोगों में देखने को मिलता है। अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस से पढ़ने से पहले यहाँ से हम एक चार्ट पेपर बना देते हैं कि इसमें कितना फेज होता है, क्या चीज़ होता है, सब सारी चीज़। जैसे आपको यहाँ से हम एक ओवरव्यू ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये बना दिए। अब इसमें कितना G1 यस G2 फेज, सारी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, यहाँ से हम एक बना देते हैं। ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा, और ये आपका अलग हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, G1 फेज। सॉरी, यहाँ से ये आपका G2 फेज हो जाएगा, इतना जो है ये आपका G1 फेज हो जाएगा, और ये जो फेज है ये आपका सिंथेसिस फेज हो जाएगा। ठीक से समझ में आ रहा है, सिंथेसिस फेज, जिसे यस फेज कहते हैं, G1 यस, और ये G1 यस G2 फेज होता है, और यही हमारा यहीं से छोटा सा, ठीक, यही हमारा छोटा सा क्या होता है, यहाँ से छोटा सा बना देते हैं, ये हमारा G0 फेज होता है। ठीक, अब यानी जो ये जो फेज होता है यही होता है माइटोसिस फेज।
समझ आया? माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज में कितना कितना हो सकता है। अभी क्या पढ़े हैं बाबू, क्या पढ़े हैं? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर पहले हम देखिए, इसमें हमारा पहला फेज जो आता है इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है वो देखा जाएगा, केवल एक बता। प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद हमारा टीलोफेज, उसके बाद हमारा यहाँ से ये सब प्रोसेस हो गया। अब हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो, साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस हो गया। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और हमारा साइटोकाइनेसिस। ये यम फेज, यम मतलब क्या होता है? माइटोटिक फेज होता है, ठीक। ये माइटोटिक फेज का इतने पार्ट होते हैं। अब इसी को एक एक पर पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या दिया हमारा? माइटोटिक। माइटोटिक क्या होता है? माइटो मीन्स क्या होता है? थ्रेड। और इसी मतलब क्या होता है? स्टेट, यानी जो ये थ्रेड है, जो क्रोमोसोम देख रहे हैं किस स्टेट पे कैसा पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये कोशिका विभाजन के समान कॉमन तरीका है। कॉमन तरीका क्या मतलब? जैसे हमें यहाँ चोट लग गई, लीजिए हमारे यहाँ चोट लग गई, सपोज ये चोट लग गई है। जैसे आपका ये छोटा सा मान लेते हैं एक स्किन वाला पोर्शन यहाँ रह गया, तो इसे भरने के लिए जिस जरूरत पड़ती है तो कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक सेल से 2 सेल बनाता है, ठीक है। माइटोसिस 2 सेल बनाता है। ये कायकी कोशिकाओं में पाया जाता है। कायकी कोशिका मतलब क्या होता है? जो अभी यहाँ सेल बनाए थे ये कायकी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसीलिए कायकी विभाजन भी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए कायकी विभाजन भी कहते हैं। केवल ये कायक में पाया जाता है, यानी हमसे ऊपर जो यानी हो रहा है उसके बारे में ये हो गया। अब ये क्या पूछा? पादप में, यानी पादप कोशिका है जो, तो मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेम टिश्यू में पाया जाता है। ये प्रो है, यानी सूट के अग्र, यानी जैसे ये सूट होता है, अरे बाबू जैसे हम देखें सूट, ये आपका ये सूट वाला पार्ट होता है। यहाँ से लीफ, मान लेते हैं एक प्लांट है, प्लांट का ये जो वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, ऊपर वाला। यही तो जब यानी कोई एनिमल होता है इसे खा लेता है तो ये दोबारा ग्रो कर जाता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे फास्ट माइटोसिस होता है। माइटोसिस जो हम क्या कर रहे हैं? समसूत्री विभाजन इसमें सबसे तेजी से देखने को मिलता है, ठीक। तो यही तुमसे पूछा सूट के अग्रभाग, यानी ऊपर सबसे जो आगे वाला भाग है इसी को तो अग्रभाग बोल रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम ये होता है। और मूल, यानी मूलांकर, रूट जो होता है, रूट में ऐसे सेम टू सेम रूट में पाया जाता है। सपोज इधर रूट है तो रूट में भी ऐसे होता है, ठीक। रूट में भी रूट ग्रो करता है तो इसी में पाया जाता है, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन की दशाओं में यानी प्रिपेयर पदार्थ होता है, ठीक। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम पादप में स्टारबर्ग नामक वैज्ञानिक 1875 में किए थे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, और उसके बाद द्वारा किए थे तथा, यानी ये पादप कोशिका, ये अंडरलाइन करिएगा, पादप कोशिका में स्टारबर्गर यानी स्टारबर्ग बर्गर। और जंतु विज्ञान में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, कौन? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1800 यानी 1879 में द्वारा की गई थी, ठीक। ये था आपका पूरा डिस्कवरी के बारे में। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन शब्द डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 में द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये सब दोनों लोग कर दिए, फिर डब्ल्यू फ्लेमिंग आए कि इसका नाम माइटोसिस रखें। अब माइटोसिस कोई पूछेगा समसूत्री विभाजन शब्द कौन दिया था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में 2 समान कोशिका बनती है। जैसे अभी क्या बताए हैं? यदि एक सेल है बाबू, तो यहाँ से 2 सेल बनेगा, वो भी सिमिलर टाइप बनेगा, ठीक। सपोज ये है तो ये भी ये होगा। जैसे आपका स्किन है तो यहाँ बताओ क्या होता है? हड्डी थोड़ी ना बनेगी, इसी सिमिलर टाइप सेल बनेगा ना, तभी तो चोट भरेगी। सिमिलर टाइप सेल बनता, वही आपसे यहाँ से कह रहा है। अब कुछ चीज़ें कितने चरण में होती है वो आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब जो पढ़े थे ना ये साइटोकाइनेसिस, इसे अंडरलाइन करते हैं, ये साइटोकाइनेसिस। अब ये जो इतना स्टेप हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कौन सा? कैरियोकाइनेसिस होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी ये सब चारों फेज इसमें पाया जाता है। कैरियोकाइनेसिस यानी अंदर, कैरियो मतलब क्या होता है? अंदर के जितना भी सेल ऑर्गेनेल है इसी स्टेज में खुद को डिवाइड करेंगे। और हमारा यानी साइटोकाइनेसिस, जब ये सब पूरा चीज़ हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस ऊपर वाली कवर डिवाइड हो जाएगी, तो जाहिर सी बात हमारा पूरा ख़त्म चीज़ हो जाएगा, ठीक। ये सिंथेसिस फेज ये जो होता है ये ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। ये ग्रोथ फेज होता है, यानी गैप 1 गैप 2 ये भी बोल सकते हैं। गैप 1 गैप 2 ये सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है। सिंथेसिस फेज होता है। अब यहाँ से कैरियोकाइनेसिस हम स्टार्ट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बाबू?
केंद्रक का दो भाग विभाजन होता है, ठीक है, दो भाग विभाजन होता है, निम्नलिखित होता है। पहला प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, देखिए इंटरफेज के तत्पश्चात, इंटरफेज के जस्ट पश्चात हमारा क्या होता है, पूर्वावस्था आती है, जो समसूत्री विभाजन के प्रथम तथा लंबी अवस्था मानी जाती है। प्रोफेज का सबसे लंबा स्टेज यही होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो सहायक क्रोमेटिड यानी सिस्टर क्रोमेटिड के यानी क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, केंद्रक कला टूट जाती है और तथा यानी केंद्र का न्यूक्लियस गायब हो जाता है और हमारा अंतिम पूर्वावस्था में तुर्क बनता है। अब यहाँ से क्रोमोसोम यहाँ से दिखा देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, यही आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। देखिए यही आपका जो आपको बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमोसोम, यहाँ एक होती है, यही आकर अटैच होती है, इससे अटैच हो रही, तो इससे कुछ भाग इसका यानी जेनेटिक मटेरियल ये चल लेता है, कुछ भाग ये ले लेता है, कुछ भाग ये ले लेता है, कुछ भाग ये लेता है, इंटरचेंज करते हैं। तो वही आपको क्या सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जो स्प्लिटिंग के दौरान, स्प्लिटिंग मतलब टूटने के दौरान ही केंद्रक कला टूट जाती है और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये आपका गायब हो जाता है, ठीक। यहाँ से दिख ही नहीं रहा, हम बक 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 कर रहे हैं, यानी दोबारा पढ़ रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिन के अनुदैर्ध्य स्प्लिटिंग होता है और केंद्रक कला टूट जाती है तथा केंद्र का न्यूक्लियस गायब भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो अंतिम पूर्वावस्था के तुर्क भी बन जाती है। ये था आपका प्रोफेज वाला स्टाइल। अब मेटाफेज क्या होता है, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर तुर्क तंतुओं के जुड़ने के कारण गुणसूत्र सक्रिय गमन के द्वारा केंद्रक या मध्य रेखा इक्वेटर पे आ जाता है, ठीक है। दोबारा यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से छोटा सा भी सब इसमें हो जाएगा। जैसे आपका ये प्रोफेज हो गया, प्रोफेज में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे, सॉरी ये ऐसे बता देते हैं, ठीक। ये वाला इधर उधर ऐसे बिखरा होता है, इससे अटैच होता है, ठीक है, इससे अटैच होता है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये प्रोफेज हो गया। अब दूसरे फेज में क्या होता है, ऐसे मिडिल में आ जाता है, ठीक, मिडिल में आ जाता है, यहाँ से इससे अटैच हो जाता है, यहाँ से इससे, यहाँ से इससे, यहाँ से अटैच होता है। ये मिडिल में हुआ कि नहीं, तो यही तुम्हारा बोल रहा है, वो मिडिल पार्ट में हो जाता है। यानी मिडिल में देखो कर दिया एक इक्वेटर, यहाँ से ये जो है लाइन तो इक्वेटर पे बन जाता है, ठीक है। इक्वेटर पूरा जब बना लेता है, इक्वेटर पे पूरा मिडिल में आ जाता है, ठीक। ये इक्वेटर पे आ गया, वही आपसे बोल रहा है इक्वेटर पे आ गया। यदि पढ़ाना तो वो हमारा यानी सेल बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, केवल 60 में हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। MCQ अभी आएंगे उसमें हम डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। देखो कर दिया, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर तुर्क तंतुओं के जुड़ने के कारण गुणसूत्र सक्रिय गमन के द्वारा केंद्र यानी मध्य रेखा में उपस्थित हो जाता है। बताए ना, मध्य रेखा ऐसे बीच में आ जाता है, वो होता है। अब आते हैं हमारा एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। एनाफेज छोटी सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से विभाजित होकर दो सहायक क्रोमेटिन है सिस्टर क्रोमेटिन बनाते हैं तथा तुर्क ध्वनि को विपरीत ओर कराते हैं। ये प्रोफेज, ये आपका मेटा हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं एनाफेज पे। ये क्या करता है, ये जो क्रोमोसोम टूटा हुआ है तो ये क्या करते हैं, अपने एक इधर है तो ये आपका एक वाला क्रोमोसोम इधर भाग आएगा, कुछ यानी क्रोमोसोम इधर, कुछ क्रोमोसोम इधर, ये आपका खींच लेगा, ठीक। इससे ये अटैच होगा, इससे ये अटैच होगा, इससे ये आपका ये अटैच होगा, ये खींच लेगा, बीच वाले पार्ट से आपका खाली हो जाएगा। देखिए ये खींच रहा है, ये जो है स्प्लिटिंग ऐसे खींच रहा है, दोनों तरफ खींचेगा तो क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये आपका एनाफेज हो गया, ठीक। एनाफेज यही आपका कर रहा है, एनाफेज हो गया आपका। दो यानी दूसरे के अगर विपरीत ध्रुव पे देखो, ये इधर खींच रहा है यानी ये आपका इधर खींचेगा, ये आपका इधर खींचेगा, ठीक। ये खींचने का काम जारी रखता है, ठीक है, खींचने का जाम का। अब देखो हमारा लास्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज सबसे लास्ट स्टेज है इन कैरियोकाइनेसिस का। देखिए करिए, दो केंद्रक के बनने के पश्चात केंद्रिका कला में विभाजन होता है। इस प्रत्येक कोशिका पट्टा यानी सेल प्लेट वनस्पति में सेल प्लेट यानी कोशिका जो आपका जीव है तो उसमें सेल प्लेट, जंतु यानी वनस्पति विज्ञान में सेल प्लेट की तरह होता है, और यानी कोशिका खाँच यानी फ्रो होता है जो प्राणी में होता है, ठीक। द्वारा दो पुत्री यानी डॉटर सेल बनाते हैं। ये आपका टोटल पूरा एनाफेज, अभी टीलोफेज पे थे ना। टीलोफेज ये गुणसूत्री विपरीत ध्रुव पर पहुंचते हैं तथा केंद्रक कला की ओर चारों ओर पुनः प्रकट हो जाते हैं। इस दो संतानी सेल का असहयानी हो जाता है। अब देखिए करिए, ये सारा चीज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज क्या करता है, सारा चीज़ यहाँ से जा ये जब यदि यहाँ चला आया तो ये सेल पूरा क्या करता है, अपना ये क्रोमोसोम लीजिए, अपना ये पूरा चीज़ बना लिया, पूरा चीज़ बना लिया। ये था आपका सबका डिवाइड हो गया कि नहीं। अब यहाँ से आपका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाना था। प्रोफेज, मेटाफेज, ये आपका टीलोफेज हो गया। उसके बाद यहाँ से जाएगा तो ये हमारा
साइटोकाइनेसिस होगा, ये आपका सेल डिवीजन हो जाएगा, एक सेल दो सेल आपका बन जाएगा। ठीक, ये आपका साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, एक सेल देखो दो सेल, यानी जब साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का टूटना, यानी टूटना मतलब क्या, डिवाइड होना, तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। दो केंद्रक में बनने के पश्चात देखिए, एक केंद्रक ये बन गया, एक केंद्रक ये बन गया, इनके बनने के पश्चात विभाजन शुरू हो जाता है। तो देखिए करिए, अब सेल प्लेट मेथड, यहाँ से प्लेट मेथड होता है, और एक हमारा फ्रोखांच, यानी बाहर से अंदर की तरफ आता है, और कुछ होता है बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो ही तुम्हारा क्या होता है, डाटर क्रोमोसोम, यहाँ से देखो डाटर सेल बन गई कि नहीं, एक सेल दो सेल, जब दो सेल बन गए तो हमारा ये डाटर सेल बन गया आपका, बढ़िया से एकदम डाटर सेल बन गया। ये था हमारा पूरा माइटोसिस। ये यदि आप याद रखिएगा तो मस्त के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में कितना फेज होता है, प्रोफेज पहला, ये प्रो है, ठीक है, प्रो बंदा। मेटाफेज मिडिल में आ जाता है। एनाफेज क्या होता है, एक दूसरे के अपने तरफ यानी मूव करते हैं। टीलोफेज में क्या होता था, पूरा जो न्यूक्लियस है यानी कैरियोकाइनेसिस पूरा समाप्त हो जाता है, सारा सेल ऑर्गेनेल जितना है सब क्या करता है, खुद को डिवाइड करके एकदम दूसरा कर लेता है। कैरियोकाइनेसिस यानी हमारा साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड हो जाता है तो यानी पूरा दो डाटर सेल, एक सेल से दो सेल बन जाते थे। ये था हमारा टोटल बाबू माइटोसिस। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस, जो सबसे बड़ा यानी ये इसमें बड़ा है। ठीक, इसमें बहुत सारा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फर्स्ट सेकेंड सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें ले जा पानी डूब जाए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन सारी चीज़ें, बहुत स्टेज होता है। ठीक, इसे पढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद MCQ ही लगाया जाएगा। ठीक है।